चार राज्यों के चुनाव रुझानों से बीजेपी खासी उत्साहित है। बीजेपी कार्यालयों में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। सुनते हैं दिल्ली में बीजेपी के बड़े कैसे इस खुशियों को बयां कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपार बहुमत, क्या मध्य प्रदेश 2/3 बहुमत, क्या राजस्थान अपार प्रमाणिक बहुमत। ये है देश का नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास। उनकी गारंटी कुछ है, उनका आश्वासन कुछ है, वो काम होगा। और लोगों ने नरेंद्र मोदी की सरकार को जमीन पे महसूस किया, शिवराज जी की गवर्नेंस को जमीन पे महसूस किया। और छत्तीसगढ़ का मतलब क्या है? ज्यादा लूट करोगे, शराब घोटाला और कोयला घोटाला और महादेव ऐप, तो जनता माफ नहीं करती। ये पब्लिक है, सब जानती है। एक बात तो मुझे ये कहनी है। दूसरी बात, राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात हर जगह कहते थे ना जी, और क्या कहा मोदी जी ने? हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, किसान है, गरीब है, युवा है और बेटियां और माता है। और इन तीनों प्रदेश ने उस पर विश्वास किया। सिद्ध हो गया कि जब जब कांग्रेस और विपक्षी दल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करेगा, तब तब जनता जो है गालीबाजों को सबक सिखाएगी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 11 गुना सीटों में इजाफा हुआ है। एक विधायक हमारा चुना गया तो 4 सांसद चुने गए, अब 11 विधायक चुने गए, तो आप समझ ही सकते हैं कि तेलंगाना की जनता क्या संकेत दे रही है। 24 में अब एनडीए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटों की सीमा को पार करेगा। देखिए, जो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति बड़ी आस्था, एक विश्वास, और उससे ज्यादा कहीं, और देश के सामने जो नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री ने दिया था वो बहुत बड़ा विषय है। और साथ साथ जो गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप जो स्टेट्स में हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य जाके राज्य में लड़े, बड़ा पार्टी का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना है। और ये देश हित में है, व्यक्ति के हित में नहीं है। और नेतृत्व पर बड़ा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत है। ये जीत जनता के विश्वास की जीत है। ये जीत जनता के उस विश्वास को संपूर्ण करती है कि मोदी जी जनता के दिलों में। और ये साबित होता है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं जनता उसको मानती है। और प्रधानमंत्री जी को जनता के दिल से ये लोग कैसे निकालेंगे इंडी वाले? अभी तो आपस में इनका सर फुटबॉल होगा। बिहार में तो तय है 7 से 10 दिन के अंदर सरकार गिर जाए। एक दूसरे के नेताओं को किस प्रकार से समाजवादियों और कांग्रेसियों ने अपशब्द कहे, वो किसी से छिपा नहीं। कैसे जेडीयू उछल कर कई राज्यों में चुनाव लड़ रही थी, तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, राहुल गांधी का नेतृत्व बाकियों को स्वीकार नहीं, और राहुल गांधी को नीतीश कुमार या किसी और का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चुनाव के परिणाम आते आते ये स्पष्ट हो गया कि जनता को इन बहुरूपिया ठगों, वंशवादी तुष्टीकरण करने वाले भ्रष्टाचारियों का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जुड़ेंगे। अशोक जी, जातीय गणना हुआ बिहार में, ठीक है, इसकी आवाज तो पूरे देश में उठाया INDIA ने, लेकिन साथ ही साथ जब ये इंडिया गठबंधन बन रहा था उस वक्त ये बड़ा ही पैट्रियोटिक नाम इंडिया, INDIA इंडिया, बड़ा ही पैट्रियोटिक नाम है, बड़ा ही सेंटिमेंट नाम है। इस नाम को रखा गया शायद इस ये भी सोच करके कि इससे आम जनता का सेंटिमेंट हम हासिल कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ रिजल्ट सामने आ रहा है। क्या ऐसा माने कि मोदी मंत्र इन सारे पैतरों पर भारी पड़ गया? देखिए निशु, चुनाव में तो जो जीता वही सिकंदर, और ये कह सकते हैं कि आज का दिन सही महीने में बीजेपी के लिए जितना अच्छा दिन है, कांग्रेस के लिए उतना ही बुरा दिन है। इसी राहुल गांधी ने जब इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी थी, और आपने देखा होगा कि उसके बाद कर्नाटक में चुनावी जीत हासिल की थी, तो गठबंधन के सभी नेता वहां पे पहुंचे थे। तो उस समय राहुल गांधी की वाहवाही हो रही थी। अभी भी तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सत्ता कब्जा की है, अपना सत्ता पर कब्जा किया है, तो ये राहुल गांधी की उपलब्धि कह सकते हैं। लेकिन जो 3 राज्यों की जो बात आप कर रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं कि इस चुनाव के बहाने क्या इंडिया गठबंधन सचमुच में सेमीफाइनल का चुनाव हार गई,
क्या फाइनल में भी इंडिया गठबंधन की यही स्थिति होगी? यानी कि आपके कहने का तात्पर्य है कि मोदी मंत्र का असर गठबंधन पर पड़ा और गठबंधन बुरी तरह से पराजित हुआ। लेकिन इसके पीछे कई कारण भी आपको ढूंढने पड़ेंगे और उस कारणों की अगर आप व्याख्या करेंगे तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बीजेपी जब अपना चुनावी अभियान चलाती है तो वो उसका सब दिन उस पार्टी का कोई न कोई अभियान चलते रहता है और उसकी तैयारी वह बहुत पहले से कर लेती है। चुनाव में क्या एजेंडे होंगे, अपने विपक्षी दलों को किस तरह से घेराबंदी करनी है, उसके नेताओं को किस तरह से परेशान करना है, पब्लिक डोमेन में जाके अपनी बात कैसे रखनी है, यह आप देखिए अभी बहुत सारी बातें की जा रही हैं। अगर हम सिलसिलेवार ढंग से चलें तो पहले आप देखिए कि क्या हुआ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जो घोषणाएं की, जो योजनाएं की, उसकी विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन जिस दिन चुनाव था उस दिन भोपाल का जो गैस रिसाव कांड था उस पर जो फिल्म बनी थी वो फिल्म दिखाई गई। निश्चित रूप से कह सकते हैं इसका भी प्रभाव आम जनता पर पड़ा और पिछली जो कड़वी यादें हैं वो ताज़ा हो गई। तो बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए जो एजेंडा तय किया था वो सही मायने में सटीक बैठा। आप अगर आइए कहा जाता था कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के करीब हैं, लेकिन उनकी बेटी का जो मामला आया शराब मामले में और जो घटना घटी और उससे क्या हुआ, बीजेपी को भले फायदा न हुआ हो लेकिन उनको तो नुकसान हो गया। और आप अगर आप आइए क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में देखिए कि 500 करोड़ रुपये के जो घोटाले की चर्चा आई थी वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कहने का अर्थ ये है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो राजनीति सोची समझी राजनीति है। आपने देखा होगा कि चुनाव के चुनाव वक्त पर दिग्विजय सिंह का जो एक ट्विटर पर आया था मैसेज और उसमें बीजेपी ने उसको शेयर किया था और कहा था कि दिग्विजय सिंह की नाराज हैं। बाद में हालांकि दिग्विजय सिंह ने काफ़ी सफाई दी लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। तो साम दाम दंड भेद से किस तरह से चुनाव जीता जा सकता है यह कोई बीजेपी से सीखे। और बीजेपी ने वह करामत करके दिखा दिया। लेकिन बिल्कुल अशोक जी, ठीक है, 3 राज्यों में बीजेपी ने करामात किया हुआ है, ठीक है, हिंदी बेल्ट की ये राज्य है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। आसान इसलिए है क्योंकि सीधे सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है पीएम मोदी से और बीजेपी से। लेकिन ये सफर जितना हिंदी बेल्ट में सफल हुआ, आसान हुआ अशोक जी, क्या ये सफर दक्षिण के तरफ अगर जाएंगे तो उतना आसान होगा? के लिए वो आसान नहीं है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह जी हों या बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने चुनावी अभियान चलाया लेकिन उसका असर नहीं दिखा। कर्नाटक में भी बीजेपी बुरी तरह से हारी। आप देखिए तमिलनाडु की बात कीजिए, केरल की बात कीजिए, दक्षिण भारत में कहीं न कहीं बीजेपी का असर नहीं है। लेकिन सीटों की जो सबसे ज़्यादा संख्या है निशु वो उत्तर भारत में है और हिंदी प्रदेशों में है। और यही अगर इन 4 स्टेट अगर आप ले लें, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तो इन पश्चिम बंगाल को भी अगर आप जोड़ लें तो इन 4 स्टेट में अगर किसी पार्टी को जनता चुन लेती है यानी कि उसको अपना समर्थन दे देती है तो फिर दक्षिण के राज्यों के वोट से उस पर उसकी सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। लेकिन यही वजह है कि आज सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही दक्षिण में तेलंगाना पर कब्जा किया कांग्रेस ने, लेकिन जो हिंदी पट्टी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान, इसमें जो बीजेपी की जीत हुई है ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है और इसका असर आने वाले चुनाव में दिखेगा। आपको याद होना चाहिए कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जो इन 5 राज्यों में हुआ था, जिनमें मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तीनों में कांग्रेस ने अपनी बहुमत बनाई थी। हालांकि उसमें आप ये समझ सकते हैं कि बाद में चल करके मध्य प्रदेश फिर उसके हाथ से फिसल गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और विपक्षी दल के नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ था। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो आपने देखा कि क्या हुआ। जो विधानसभा अशोक जी 2019 का भी लोकसभा चुनाव देखा, 24 का भी देखा, फिलहाल अब आगे 24 का भी देखना अभी बाकी है कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। हालांकि 3 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं और जो उनकी मतगणना हुई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, कहीं ना कहीं एक ये फ्रंट पेज है एक बहुत बड़ी किताब की, जिसमें शायद हो सकता है कि जिसे लोकसभा आने वाली लोकसभा चुनाव का कुछ कहीं ना कहीं नतीजे साफ तौर पर झलकता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका अशोक जी तमाम जानकारियों के लिए।